नमस्कार। भारत के भूगोल की इस सीरीज में हम लोग भारत की मिट्टियों का अध्ययन कर रहे हैं। भारत की मिट्टियों के अंतर्गत आज की जो क्लास है ये तीसरी और भारत की मिट्टियों की अंतिम क्लास होगी। इसके पहले की जो दो क्लासेस हुई हैं उसमें पहली क्लास में हमने भारत की सभी मिट्टियों पर समझ विकसित की थी तथा उसका एक संक्षिप्त परिचय लिया था। दूसरी क्लास में जो भारत की 4 महत्वपूर्ण मिट्टियां हैं जो भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत हैं, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। दोनों क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों क्लासेस बहुत अनिवार्य हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। आज की क्लास में हम लोग भारत की जो बची हुई मिट्टियां हैं जैसे कि मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, इसके अलावा लवणी अर्थात क्षारीय मिट्टी तथा पीठ जिसे दलदली मिट्टी भी कहा जाता है, इन मिट्टियों पर आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा विश्व में जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है तो वैश्विक आधार पर जो वर्गीकरण हुआ है उसमें भारत के अंतर्गत जो मिट्टियां पाई जाती हैं और वो किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इन टॉपिक पर आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ साथ एक अच्छा नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे। अगर आप भूगोल को वास्तव में सीरियस होकर के, सहज होकर के अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आप एक अच्छा नोट्स हमारे साथ साथ बनाते जाइए। जैसे जैसे हम कराते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। मेरा दावा है कि भूगोल की ये सीरीज समाप्त होने के बाद आपको कहीं भी किसी भी किताब से या इसके अलावा कहीं भी किसी भी और माध्यम से भारत का भूगोल और इसके बाद जो हम विश्व का भूगोल कराएंगे और भूगोल की जो दूसरी शाखा है उनको कराएंगे, उसे कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप यहाँ से पढ़िए और पढ़ने के बाद एक अच्छा नोट्स बनाते जाइए। इसके अलावा जो हम इसमें करा दे रहे हैं इससे बाहर आपके किसी भी परीक्षा में सवाल नहीं जाएगा। आप यहाँ से तैयार करिए और इसमें हम लगभग यूपीएससी लेवल के जो सवाल बनते हैं उस लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, बशर्ते कि आप सहज होकर के, सही तरीके से, सीरियस होकर के आप पढ़ रहे हैं। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से। उन्हें जो हमें नहीं जानते हैं या हमारे चैनल को नहीं जानते हैं उन तक हमें पहुंचाइए। ये हमारी मेहनत के बदले में आपका एक छोटा सा सहयोग होगा। आप लोगों को जो भी हमें लेकर के, हमारे अध्ययन शैली को लेकर के अगर किसी भी प्रकार का कोई सुझाव है तो आप कमेंट में ज़रूर दिया करें। अगर कोई सवाल आपके दिमाग में है, जिस टॉपिक पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके दिमाग में है जो हमने उस क्लास में नहीं कराया है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए ताकि उसे उसी समय या फिर अगली क्लास में हम उसे मेंशन कर सकें, उसे समझाया जा सके, उसे पढ़ाया जा सके। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग मरुस्थलीय मिट्टी से प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो लवणीय अर्थात क्षारीय मृदा है, मिट्टी है, और इसके अलावा पीठ अर्थात दलदली मिट्टी है। इन 4 मिट्टियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले की जो 4 मिट्टियां हमने कराई हैं इसके पहली क्लास में करा दी हैं। भारत की 4 महत्वपूर्ण मिट्टियां उस पर हम लोगों ने चर्चा पहली क्लास में कर ली है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ लिखते जाइए। हेडिंग बना लीजिए मरुस्थलीय मिट्टियां। भारत में जो मरुस्थलीय मिट्टियां हैं इसमें आप देख पा रहे होंगे मैप में जो ये ब्लैक कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लैक कलर के जो डॉट्स हैं ये मरुस्थलीय मिट्टियों को दर्शाया गया है यहाँ पे। भारत में
जो पश्चिमोत्तर भारत है, मुख्यतः पश्चिमी भारत है, अरावली के पश्चिम में यहाँ पर अरावली की श्रृंखला है, अरावली के पश्चिम में जो भारत है ये मरुस्थलीय भारत में, यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। जलवायु की शुष्कता, यहाँ पर जलवायु शुष्क पाई जाती है, तो जलवायु की शुष्कता तथा ताप के कारण यहाँ के चट्टानों में जो विखंडन हुआ है, यहाँ के जो चट्टानें हैं वो विखंडित हो गए हैं, जिससे इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। आप लिख लेंगे कि जलवायु की शुष्कता तथा अधिक तापमान के कारण इन क्षेत्रों के चट्टानों में विखंडन होता है, जिसकी वजह से या जिसके कारण मरुस्थलीय क्षेत्र की मिट्टियों का निर्माण होता है। भारत में इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें सबसे प्रमुखता अरावली का जो पश्चिमी हिस्सा है, वो इसके अंतर्गत प्रमुखता आता है। इसके अलावा भी भारत में कुछ क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है, इसमें भी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब का जो दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ पर भी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा इलाका, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ तक इसका विस्तार होता है। अर्थात भारत के वे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा कम होता है। मैंने बताया था कि भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा भारत में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर सह्याद्री है, सह्याद्री के पश्चिम में ये बारिश करती है और खंभात की खाड़ी के ऊपर से ये गुजरती है और जा करके अरावली से टकराती है। अरावली की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के दिशा के समानांतर दिशा है। इसी वजह से ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा यहाँ से अरावली की पहाड़ियों के समानांतर गुजर जाती हैं, जिसकी वजह से पूरा राजस्थान जो है वर्षा से वंचित रह जाता है। तो इन क्षेत्रों में तापमान अधिक हो जाता है और जलवायु शुष्क हो जाती है। इस वजह से यहाँ के चट्टानों में विखंडन होता है और उसकी वजह से इस क्षेत्र की मिट्टी का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा गुजरात का जो ये सौराष्ट्र क्षेत्र है, सौराष्ट्र के बिल्कुल ही दक्षिण में गिर और मांडवी पर्वत पाया जाता है। तो गिर और मांडव पर्वत की वजह से जो दक्षिण पश्चिम मानसून है गुजरात के गिर और मांडवी पर्वत पर वर्षा करती हैं, और उसके बाद गुजरात का जो उत्तरी हिस्सा है इसमें वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है ना। तो इस वजह से ये जो क्षेत्र है गुजरात का जो ऊपरी क्षेत्र है अर्थात उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर भी अर्थात कच्छ का मुख्यतः जो क्षेत्र है वहां पर भी इस प्रकार की मिट्टी का विकास हो जाता है। ठीक है ना। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, सरसों, ठीक है ना, ज्वार, बाजरा, सरसों, इस तरीके के जो अनाज हैं अर्थात मोटे अनाज के अंतर्गत आने वाले जो अनाज हैं, अनाजों में जब हम लोग फसलें पढ़ेंगे उसमें हम लोग इस पर मुख्यतः चर्चा करेंगे। तो तीसरी उपयोगिता के आधार पर जो तीसरी श्रेणी के जो अनाज होते हैं उन्हें मोटे अनाज कहा जाता है। तो मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, सरसों इत्यादि जो है ये इन क्षेत्रों में अधिक होता है, या यूं कहिए कि इन्हें अधिक उगाया जाता है। ठीक है ना। राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, जब हम लोग भारत में इसके बाद हम लोग मुख्यतः डैम अर्थात जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उसका अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज आता है कि जो राजस्थान में ये क्षेत्र है जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ पर मैंने बताया कि मुख्यतः मोटे अनाज होते हैं, यहाँ पर खाद्यान्न नहीं होते हैं। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें खाद्यान्न होते हैं, ये सवाल पूछा गया है कई बार। तो मैंने ये बताया था कि यहाँ से सतलज नदी निकल रही है, यहाँ से सतलज नदी, और सतलज की एक मुख्य सहायक नदी है जिसका नाम है ब्यास और सतलज जहाँ पर मिलती हैं अर्थात इनका जो संगम होता है, इसी संगम से यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज बांध। इसका नाम है हरिके बैराज बांध। हरिके बैराज बांध पंजाब में है और पंजाब के कपूरथला में हरिके बैराज बांध स्थित है। यहीं से अर्थात हरिके बैराज बांध से ही राजस्थान के लिए यहाँ से एक नहर निकाली गई है, यहाँ से
एक नहर निकाली गई है जो कि राजस्थान के 4 जिलों में प्रवाहित होती है। राजस्थान के 4 जिलों में प्रवाहित होती है। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। यह भारत की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना है। ठीक है, इस पर हम लोग जब बहुउद्देशीय परियोजनाएं करेंगे उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये राजस्थान के मुख्यतः 4 जिलों में प्रवाहित होती है। इन 4 जिलों में जो सबसे ऊपरी क्षेत्र है राजस्थान का, उसका नाम है श्री गंगम जिला। ये जो क्षेत्र है राजस्थान का, इस क्षेत्र का नाम है श्री गंगम जिला। ये राजस्थान का श्री गंगम जिला है। ये हरित क्रांति में शामिल होने वाला जिला है। हरित क्रांति में शामिल होने वाला जिला पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा जिला हरित क्रांति में शामिल हुआ था। ठीक है ना, तो राजस्थान का जो श्री गंगम जिला है ये हरित क्रांति में शामिल हुआ था, अर्थात इसमें खाद्यान्न की खेती संभव है। अर्थात धान गेहूं की जो बात की जाती है खाद्यान्न के अंतर्गत आते हैं। ये खेती जो है आपके इस क्षेत्र में अर्थात श्री गंगम जिले में की जा सकती है। किसकी वजह से? इंदिरा गांधी नहर की वजह से। इंदिरा गांधी नहर की वजह से यहाँ पर सिंचाई उपलब्ध हो पाता है और इस वजह से यहाँ पर खाद्यान्न हो जाता है। इसका जो विस्तृत अध्ययन है वो हम लोग जब बहुउद्देशीय परियोजनाएं करेंगे, जब हम लोग हरिके बैराज बांध पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप लोग सिर्फ इतना नोट कर लेंगे कि राजस्थान का श्री गंगम जिला यहाँ खाद्यान्न की खेती होती है क्योंकि यहाँ से इंदिरा गांधी नहर प्रवाहित होती है, जिसके कारण यह हरित क्रांति में शामिल किया गया। इसे हरित क्रांति में शामिल किया गया। ठीक है ना, यह रहा है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र की मिट्टियां। इसके बाद है वन अर्थात पर्वतीय जो क्षेत्र की मिट्टियां हैं उस पर बात करेंगे। भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं ये मुख्यतः 2 जगहों पर पाए जाते हैं। उत्तर भारत में जो हिमालय की श्रृंखला है, हिमालय की जो श्रृंखला है, अर्थात यहाँ लद्दाख, कश्मीर, यहाँ लद्दाख, ये लद्दाख है, कश्मीर, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर उत्तराखंड, ये है सिक्किम और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, ये जो क्षेत्र हैं भारत के हिमालयी क्षेत्र जो हैं, इन क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा जो दक्षिण भारत के पर्वत हैं, दक्षिण भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र के राज्य हैं उनमें कौन कौन आएंगे? जैसे कि कर्नाटक, यहाँ पे थोड़ा सा कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और यहाँ पे नीलगिरी की श्रृंखला विस्तृत है। किसमें? तमिलनाडु। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में इन क्षेत्रों में आप देखेंगे यहाँ पर भी पर्वत पाए जाते हैं, जैसे कि हिमालय की ही श्रृंखला इधर भी विस्तृत है। तो अरुणाचल प्रदेश का यह हिस्सा जिसे पटगोईगुम पहाड़ी कहा जाता है यहाँ पे। इसके अलावा नागा पहाड़ी के नीचे यहाँ पर है मणिपुर। तो मणिपुर पहाड़ी को लैमाटोल पहाड़ी कहा जाता है, तो यहाँ पर लैमाटोल। इसके अलावा मिजोरम में मिजो पहाड़ी। तो ये कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी पर्वतीय जो वन है अर्थात पर्वतीय जो मिट्टियां हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। पर्वतों पर वन होते हैं, पर्वतों पर वनस्पतियां बहुत अधिक होती हैं और वनस्पतियां जब जहाँ पर अधिक होंगी तो उनके पत्ते नीचे जमीन पर गिरेंगे और वो सड़ने गलने के बाद मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ये हमने पहली क्लास में ह्यूमस की जो प्रक्रिया है उस पर चर्चा कर ली थी। तो यहाँ पर ह्यूमस का निर्माण होता है, अर्थात इस क्षेत्र की जो मिट्टियाँ हैं, क्षेत्र लिख लीजिएगा, पर्वतीय क्षेत्र की पर्वतीय मिट्टियाँ। तो भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टियां पाई जाती हैं। राज्यवार आप लिख लेंगे, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। थोड़ा सा मेघालय का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि मेघालय में भी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं तो यहाँ पर भी आ जाता है। मेघालय, असम में मिकिरेंगमा, यहाँ पर भी पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टियाँ आ जाती हैं। पश्चिम बंगाल में यहाँ पे पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी क्षेत्र है ये भी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दार्जिलिंग की पहाड़ियां जो हैं यहाँ पर स्थित हैं, टाइगर हिल यहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, टाइगर हिल भी यहीं पर है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं। चाय की खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है, जो पर्वतीय मिट्टियाँ होती हैं चाय की खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। मैंने चाय की खेती के कुछ उपयुक्त जो वातावरण होते हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। चाय की खेती के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि तापमान अधिक हो,
तापमान अधिक हो। इसके अलावा वहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। पर्वतीय मिट्टियां अम्लीय मिट्टी हो जाती हैं, तो अम्लीय मिट्टी अगर होती है तो वहां पर चाय की जो खेती है वो अधिक हो सकती है, ठीक है ना। यही कारण है कि असम, मेघालय, मुख्यतः असम, इसके अलावा यहाँ पर दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, इसके अलावा कर्नाटक और केरल का जो ये क्षेत्र है यहाँ पर चाय की खेती अधिक होती है। नीलगिरी की जो श्रृंखला है यहाँ पर भी चाय अधिक हो जाता है, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है ये अम्लीय होती है। पर्वतीय मिट्टियाँ अम्लीय होती हैं और अम्लीय मिट्टियाँ जो होती हैं उसमें चाय की खेती अधिक होती है। प्रत्येक बातें जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं आप उसी तरीके से उसको लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो क्षेत्र लिख रहे थे लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा नागालैंड के बाद मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र, इसके अलावा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर पर्वतीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख लेंगे कि पर्वतीय मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि पर्वतों पर वन पाए जाते हैं और उसकी जो वन की जो पत्ते हैं वो जब नीचे गिरते हैं, उसकी जो लकड़ियाँ सड़ने गलने के बाद वो मिट्टी में मिलते हैं, जिससे ह्यूमस का निर्माण होता है। यह निर्माणाधीन मिट्टियाँ हैं। हिमालय मैंने बताया था कि भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है और दो प्लेटें आपस में जब टकराई थी, जैसे हिमालय का निर्माण हुआ था, पहली क्लास में हमने कराया था इस चीज़ के बारे में। तो चूंकि ये अभी बन रहा है और इसके साथ साथ ये चूंकि ढलान होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिट्टियां हैं वो ढलान होती हैं। वर्षा होने के कारण जो यहाँ के क्षेत्र हैं वो कैसे हो जाते हैं, जब वर्षा होता है तो यहाँ से मिट्टी कट करके और नीचे चली जाती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी मिट्टी अधिक समय पर एक स्थान पर टिक नहीं पाती है। इसी वजह से इस क्षेत्र को निर्माणाधीन मिट्टी कहा जाता है। ये स्थिर नहीं होती हैं, तो इसे लिख लेंगे कि यह एक निर्माणाधीन मिट्टी होती है। इस मिट्टी में मैंने बताया अम्लीय मिट्टी होती है। तो पश्चिमी क्षेत्रों में तो चाय कॉफी के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और कश्मीर की अगर बात की जाए तो सेब और नाशपाती की खेती के लिए ये मिट्टियां जो हैं सबसे अधिक उपयोगी होती हैं। सेब और नाशपाती के लिए यह मिट्टियां सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती हैं। इसके अलावा तीसरी जो मिट्टी है उस पर हम लोग बात करेंगे वह है लवणीय अर्थात क्षारीय मृदा, ठीक है ना। इन्हें रेह, कल्लर तथा ऊसर लिख लेंगे, लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी, हेडिंग डाल देंगे लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी। नेक्स्ट पॉइंट में इसे रेह, कल्लर तथा ऊसर भी कहा जाता है, ठीक है ना। रेह कल्लर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत के वो क्षेत्र जो बांगर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, बांगर क्षेत्र का तात्पर्य क्या है कि नदियां जो हैं वो कहां पर प्रवाहित होती हैं, अपनी घाटी में। और जलोढ़ मिट्टी में मैंने इसको कराया था कि नदी जो है वो यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, तो नदियों द्वारा काट कर लाई गई जो पुरानी मिट्टी होती है, अर्थात नदियों का जो ऊंचा क्षेत्र हो जाता है, जो पुरानी मिट्टी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बांगर कहते हैं। इसमें रेत की मात्रा कम हो जाती है, इसमें कृषि करने के लिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। तो बांगर का जो पुराना क्षेत्र है वहां पर सिंचाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वहां पर कृषि करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई की आवश्यकता की वजह से वहां पर जो सिंचाई है वो ज्यादा किया जाता है, और जब सिंचाई वहां पर ज्यादा होगा तो वहां पे केशिका की जो प्रक्रिया है यहाँ पर प्रारंभ होगी, और ऊपरी सतह पर, ऊपर की जो परत है वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियाँ बनने लग जाएंगी, पपड़ी सी उसमें जम जाती है। तो उस क्षेत्र को रेह और कल्लर कहा जाता है, यह मिट्टी क्षारीय होती है, और क्षारीय होने के कारण इसमें बरसीन तथा गन्ना धान इस चीज की जो खेती है वो सबसे अधिक की जा सकती है। इसमें पानी जो है वो टिकाऊ होता है, पानी चूंकि यहाँ पर रेत की मात्रा होती है तो पानी ये सोखता नहीं है, ये पानी को स्थिर रखता है, पानी नीचे यहाँ पर जा नहीं पाता, ये स्थिर हो जाता है। तो इस वजह से धान की खेती, इसके अलावा यहाँ पर गन्ने की खेती, बरसीन, जो ये सब चीजें हैं इसकी खेती यहाँ पर काफी मात्रा में की जा सकती है। अगर भारत में इसके क्षेत्रों की बात करें तो भारत में पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा
थोड़ा सा हिस्सा इसका राजस्थान में आता है, अरावली का जो उत्तरी हिस्सा है वो उसके अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा बिहार का कुछ हिस्सा, बिहार जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ अर्थात पश्चिमी जो बिहार है, इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा लिखेंगे पीठ, इसे दलदली या जैविक मिट्टी कहा जाता है, दलदली या जैविक मिट्टी। आप देख रहे होंगे पीठ भी कहा है, दलदली, इसे जैविक भी कहा जाता है, इसे जैविक मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से जो डेल्टा का निर्माण होता है, डेल्टाई क्षेत्र की ये मुख्यतः मिट्टियाँ होती हैं। ठीक है ना, अत्यधिक नमी के कारण यह दलदली हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें जैविक तत्व, मैंने बताया ह्यूमस की मात्रा अर्थात जैविक तत्व, कार्बनिक पदार्थ इसमें अधिक पाए जाते हैं। जैसे जैसे बोल रहे हैं लिखते जाइएगा, लिख लेंगे कि यह मिट्टी उच्च घुलनशील लवण तथा जैविक पदार्थों से अर्थात कार्बनिक पदार्थों से युक्त होती है। ठीक है ना। भारत में केरल के जो क्षेत्र है अलप्पी और कोट्टायम, अलप्पी और कोट्टायम, केरल का जो क्षेत्र है तटीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है। जो डेल्टाई क्षेत्र है भारत के उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये वाले पूर्वी जो तट है, तो पूर्वी तट पर भी इस तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ज्वार का पानी जो आता है और सतह के अंदर चला आता है, तो ज्वार का पानी जहाँ तक जाता है उन क्षेत्रों में भी इस प्रकार की मिट्टियों का निर्माण हो जाता है, और इन मिट्टियों में जो लवणता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्र हैं मुख्यतः आप देखेंगे, एक तो मैंने बताया केरल के अलप्पी और कोट्टायम जिला, ठीक है ना। उसके अलावा लिख लेंगे ये पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान या पूर्वी तट के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल में मैंने बताया था सुंदरबन डेल्टा का यहाँ पर निर्माण होता है, तो इस क्षेत्रों में भी यहाँ पर इस तरह की मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है ना। ये रहा है आपका पीठ दलदली या जैविक मिट्टी। ठीक है। इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं, मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आप उसको इसी तरीके से नोट कर लेंगे। ठीक है ना। जैसे कि भारत में मरुस्थलीय मिट्टियों के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, लवड़ी और क्षारीय मिट्टी के जो क्षेत्र यहाँ लिखा है, पीठ और जैविक मिट्टी के जो क्षेत्र यहाँ पर लिखा है। भारत के सभी प्रकार की मिट्टियों में, जितनी भी भारत में प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, 8 प्रकार की जो मिट्टियाँ पाई जा रही हैं, सभी प्रकार की मिट्टियों में ह्यूमस, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ठीक है ना। अगर आपको बिल्कुल याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, और एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में किस मिट्टी में किस प्रकार के तत्व की कमी पाई जाती है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, उसमें से अगर ह्यूमस, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस कोई भी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि भारत के सभी प्रकार की मिट्टियों में ह्यूमस, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ठीक है ना। इसको ठीक तरीके से याद कर लेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, भारत में जितने भी बोर्ड हैं, संस्थाएं हैं, संगठन हैं, ठीक है ना, इन सभी पर हम एक अलग से क्लास लेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वो कहाँ हैं, उनका मुख्यालय कहाँ पर है, वो क्या काम करती हैं, इन सभी पर हम लोग एक अलग से क्लास लेंगे, उसमें विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। चूंकि ये मृदा से संबंधित है तो 2-3 पॉइंट यहाँ पर आ जाते हैं जो कि ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1953 में हुई थी। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में हुआ था। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहाँ पर स्थित है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो सबसे ज़्यादा बंजर भूमि पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, पूछा जाता है, सवाल कई बार पूछा गया है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक जो बंजर भूमि है वो कहाँ है, वो है राजस्थान में सबसे अधिक बंजर भूमि पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, विश्व में जो कुल मिट्टियां हैं उनको 11 वर्गों में बांटा गया है। विश्व की समस्त मिट्टियों को 11 वर्गों में बांटा गया है, और उन 11 में से जो 5 प्रकार की मिट्टियां हैं
वो भारत में पाई जाती हैं। जब हम लोग विश्व की मिट्टियाँ पढ़ेंगे उसमें इन 11 पर हम लोग चर्चा करेंगे। चूंकि यहाँ पर हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ भारत की जो 5 प्रकार की मिट्टियाँ जो वैश्विक स्तर पर पाई जाती हैं उनके वैश्विक स्तर पर कुछ नाम है उस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आइए उनका परिचय लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला है इंसेप्टिसॉल। इंसेप्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल का तात्पर्य होता है कि जो दोआब क्षेत्र है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो दोआब है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, अर्थात दोआब क्षेत्र की जो मिट्टियां हैं अर्थात जलोद क्षेत्र, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंसेप्टिसॉल कहा जाता है। तो पूछा जाएगा भारत में इंसेप्टिसॉल क्षेत्र जो है वो कहाँ है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है उसे इंसेप्टिसॉल कहा जाता है। उस क्षेत्र के मैदान की मिट्टी को इंसेप्टिसॉल मिट्टी कहा जाता है। आप लिख लेंगे इंसेप्टिसॉल डैश देके गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा है बर्टिसॉल। बर्टिसॉल जो काली मिट्टी वाला क्षेत्र, दक्कन का पठार जो है जिसका निर्माण जो है लावा का जो दरारी उद्भेदन की जो प्रक्रिया से जिस लावा क्षेत्र का निर्माण हुआ था, ये जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है ना, दक्कन का पठार मुख्यतः जिस को कहा जाता है, ये जो क्षेत्र है इसे बर्टिसॉल कहा जाता है। इसको बर्टिसॉल लिख लेंगे, बर्टिसॉल जैसे कि दक्कन के पठार की काली मिट्टी, दक्कन के पठार की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बर्टिसॉल कहा जाता है, ठीक है ना। तीसरा है एरिडिसॉल। एरिडिसॉल जो भारत में शुष्क क्षेत्र है जहाँ पर बारिश नहीं होती है या बारिश कम होती है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको एरिडिसॉल कहा जाता है, उसे एरिडिसॉल कहा जाता है। तो एरिडिसॉल कहाँ पर है, राजस्थान का जो शुष्क क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसे एरिडिसॉल कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। इसके अलावा जो चौथा है वह है हिस्टोसॉल, उसको कहते हैं हिस्टोसॉल। डेल्टाई तथा पीट क्षेत्र की जो मिट्टियां होती हैं, पीट मिट्टी अर्थात डेल्टाई क्षेत्र की जो मिट्टियां, दलदली जो मिट्टियां होती हैं जो डेल्टा में पाई जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है, हिस्टोसॉल कहा जाता है, उनको हिस्टोसॉल। इसके अलावा अंतिम है ऑक्सीसॉल। ऑक्सीसॉल, ऑक्सीसॉल का तात्पर्य है बेसिकली ये लेटराइट मिट्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी केरल में पाया जाता है, तो केरल की लेटराइट मिट्टी के लिए ऑक्सीसॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीसॉल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है केरल के लेटराइट मिट्टी के लिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जैसे जैसे हमने कराया है उसी तरीके से आप लोग लिख लिए होंगे। भारत की जो मिट्टियां हैं वो समाप्त हो गई। तीनों क्लासेस, ये वाली और इसके पहले की जो 2 क्लासेस हमने कराई हैं उसे ठीक से देख करके और एक अच्छा नोट्स आप लोग बना लेंगे। इसके बाद जो भारत का भूगोल होने वाला है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम लोगों ने पठार कर लिए, नदियां कर लिए, मैदान कर लिए भारत के, हिमालय कर लिया, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये हिमालय, ये भारत के भूगोल में बनने वाले बहुत कॉमन से सवाल हैं, ये भारत को समझने की दृष्टि से बहुत ज़रूरी थे। अब हम लोग आर्थिक भूगोल की तरफ बढ़ रहे हैं, आर्थिक भूगोल की तरफ। आर्थिक भूगोल में भारत में जो खनिज हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, फसलें हैं, कृषि है, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अर्थात जहाँ से छोटे छोटे सवाल बनते हैं उन टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता होती है। डाटाबेस टॉपिक होते हैं ये, इसमें डाटा बहुत ज़्यादा होता है, फैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक जो आर्थिक भूगोल है उसे पढ़ने की आवश्यकता होती है। और ये बहुत परिवर्तनशील होता है, ये हर कुछ समय बाद बदल जाता है, वैश्विक आधार पर भी और भारत के अंदर जो राज्य के अंदर भी पूछा जाता है किस राज्य में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, तो वो राज्यवार भी हर कुछ समय बाद बदल जाता है। तो इसलिए परिवर्तनशील भी होता है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें आर्थिक भूगोल से सवाल बहुत ज़्यादा बनता है, और आर्थिक भूगोल से बनने वाला जो सवाल है अगर आपने सही तरीके से, सही जगह से, अच्छी किताब से अगर आपने उसे नहीं पढ़ा है तो उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसके बाद से जो हम लोग क्लासें करने वाले हैं
इसके बाद हम लोग मुख्यतः जो भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग आर्थिक भूगोल पर चर्चा करेंगे, थोड़ी सी सिंचाई पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद आर्थिक भूगोल में हम लोग प्रवेश करेंगे और उसके बाद भारत में जैव विविधता कराते हुए और ये समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम लोग विश्व के भूगोल का अध्ययन करेंगे इसी तरीके से जैसे हम लोग भारत का भूगोल का अध्ययन, पूरे भूगोल का अध्ययन जिस तरीके से हम लोगों ने मैप से किया है, इसी तरीके से विश्व के भूगोल का अध्ययन भी हम लोग मैप से ही करने वाले हैं। ठीक है ना? इसलिए मेरे साथ जुड़िए, मेरा सहयोग करिए। चैनल नया है तो आप लोग जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा हम आप लोगों के लिए मेहनत कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप लोग हमें प्रोत्साहित करेंगे उतने ही हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो कंटेंट हम आपको देंगे, जो फैक्ट हम आप लोगों को देंगे, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने से पहले मैं एक एक फैक्ट पर बहुत गहनता से अध्ययन करता हूँ ताकि आप तक जो मटेरियल पहुँच रहा है उसमें क्षणिक मात्र भी कोई कमी ना रह जाए, थोड़ा सा भी उसमें कोई गलती ना रह जाए। क्योंकि मुझे पता है आप बहुत विश्वास करके हमारी इस क्लास को देखते हैं, तो मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि आपके साथ हम किसी तरह की कोई बेईमानी ना करें। आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दीजिए अपना, हमें उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए जिन्हें हमारी बहुत ज़रूरत है, जो भूगोल को कभी इस तरीके से पढ़े नहीं हैं, जो भूगोल को बहुत कठिन समझते हैं। मेरा प्रयास है कि अगर हम उन तक पहुंचते हैं तो उनके लिए भूगोल एक बहुत आसान विषय बन जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।